कल की क्लास हम लोगों की थी डायरेक्ट टैक्स की, पहली क्लास थी, है ना। तो उसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो आज कर देंगे उसको। जैसे एडवांस अकाउंट में 2 दिन पीछे चल रहा है, तो ये भी 1 दिन पीछे रहेगा, है ना। तो वीडियो कल वाली आज अपलोड हो जाएगी। तो कल जो मैंने बेसिक चीज़ बताई आपको कि इनकम टैक्स एक्चुअली है क्या, तो मैंने बताया कि टैक्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगर आपको समझाना हो किसे कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम पे खुद टैक्स गवर्नमेंट को पे करे बिना किसी थर्ड पार्टी के, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और अगर पूछा जाए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो मतलब कि आप टैक्स पे करते हैं बट आप टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं पे करते, बल्कि आपका टैक्स थर्ड पार्टी के ज़रिए पे होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप दुकानदार के पास गए, सामान ख़रीदा और उसको पेमेंट कर दिया, तो उसका पेमेंट जो आपने किया उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो दुकानदार का ये लायबिलिटी होता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स। और 1 मिनट के लिए आप सोच के भी देखो कि अगर सबके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती तो ये कितना मतलब मुश्किल सा काम है। हर आदमी सामान खरीदे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। एक तो ख़रीदना ही अलग से एक मुश्किल काम हो गया आज के टाइम में, और टैक्स एक अलग से। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉइंट बना दिया कि जहाँ से लोग परचेज़ और सेल, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। तो टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? सेलर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, बायर के ऊपर नहीं। तो जो सेलर होगा वो टैक्स पे करेगा। अब ये है कि जीएसटी क्या कैसा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अब कल बात ये भी हो रही थी कि पर्सन की बात हो रही थी कि इनकम टैक्स में कितने तरह के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। कितने होते हैं? 7। एक इंडिविजुअल होता है, दूसरा एचयूएफ, तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, पांचवा एओपी बीओआई, 6 नंबर पे लोकल अथॉरिटी और 7 नंबर पे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी जो 6 में ना आता हो उसे 7वें में मान लेते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे असेसी। असेसी का मतलब होता है करदाता, यानी टैक्स पेयर। तो जो व्यक्ति टैक्स पे करेगा वो क्या कहलाएगा? असेसी। तो इसे अगर डिफाइन करें तो इट मीन्स अ पर्सन हु पे टैक्स टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड असेसी। यही मतलब हुआ, जो व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसे असेसी कहते हैं। सही तो है ना? असेसी कहते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो इसमें असेसी कौन है? मिस्टर एक्स है। तो जो टैक्स पे करता है वही असेसी होता है। असेसी को ही सिंपल लैंग्वेज में टैक्स पेयर भी कहते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ वित्तीय वर्ष, हिंदी में इसका मतलब हुआ ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2023 और मार्च 2024 तक चलेगा।
इसे 2023-24 बोलते हैं। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। जो बीत गया वो क्या है? 2022 और 23। और जो फ्यूचर में आएगा ये पास्ट है, और जो फ्यूचर में आएगा उसको क्या बोलेंगे? इसके अकॉर्डिंग 24 और 25। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, मतलब पैसे आप कमाते हैं, चाहे जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो आपका, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स नहीं पे करते। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स पे करते हैं। मतलब 2023 और 24 में अगर आपके पास इनकम हुई तो इसका टैक्स आप 2024 और 25 में देंगे। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स पे करेंगे, पहले तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको पे करेंगे। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेशन और पेमेंट का काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो क्या इनकम टैक्स करंट ईयर की इनकम पे होता है या प्रीवियस ईयर की? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या फाइनेंशियल ईयर है? हर साल फाइनेंशियल ईयर होता है। जो करंट ईयर है वो भी एक फाइनेंशियल ईयर है, जो बीत गया है वो भी फाइनेंशियल ईयर है, और जो आने वाला है वो भी फाइनेंशियल ईयर है। तो असेसमेंट ईयर भी क्या है? लेकिन ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं और पे करते हैं। तो इसका मतलब कभी भी इनकम टैक्स जिस साल आप कमाते हैं उस साल नहीं दिया जाता, बल्कि अगले साल दिया जाता है। इसलिए अगर बजट पास होता है इस साल तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो पिछले बजट के हिसाब से किया। तो इसी वजह से जो बजट होगा वो 1 अप्रैल 2024 से अप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर 23 में अनाउंस हुआ है फरवरी में, तो आपको अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो 24 में आप टैक्स पे करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो करंट ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर। बस तीनों में फ़र्क क्या है? प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल ईयर तो सब होते हैं, लेकिन जो बीत गया उसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो आने वाला होता है उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो चल रहा होता है उसे करेंट फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की इनकम पर इस साल आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो ये असेसमेंट ईयर नहीं हुआ। 1 साल बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं लेट फीस के साथ, 2 साल बाद, तो जो साल में जिस साल में आप टैक्स पे करेंगे वही असेसमेंट ईयर होगा।
तो ये नहीं कि वेरी नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसी को फाइनेंशियल ईयर, नहीं। फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम एक्चुअल में टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ असाइनमेंट्स दिए गए हैं पेज नंबर 7 पे। सेवन पे नहीं था शायद, और पहले ही था आपका पेज, तो यहाँ पे था, थर्ड पे था। थर्ड पे आइए, लिखा है ना फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसके पहले भी था क्या, कुछ छूटा हुआ हो देख लीजिए, नहीं हुआ है। चलिए थर्ड पे आइए, तो थर्ड पे लिखा हुआ है ना प्रीवियस ईयर कितना लिखा है, 2020 और 21। अच्छा, तो इनकी में यही लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों की बुक में लिखा है 2021 और, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा फिर 2022 23, और जिसके यहाँ 20-21 लिखा होगा उसका 22-23 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी लाइन में लिखा है कि असेसमेंट ईयर कितना है 2022-23, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021-22। और तीसरा है कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021, ये किस ईयर में लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, बताइए। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। इसका प्रीवियस ईयर कितने महीने का था, 3 महीने का। अगर आपका बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी को, तो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, तो इनका फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर का था वो कितने महीने का था। तो ऐसा हो सकता है ना, जब पहली बार आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है, बहुत कम पीरियड का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद 1 साल का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आपने 30 मार्च 2021-22 22-23 से 31 मार्च 2023 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2023-24। इनका प्रीवियस ईयर कितने दिन का था, सिर्फ 1 दिन का। 30 मार्च को बिजनेस शुरू किया, 31 मार्च 1 दिन का बिजनेस हुआ, 2 दिन मान लीजिए, 30 को भी गिन लीजिए, 2 दिन रहा इनका प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद तो उनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग गया, तो 2 ही दिन का प्रीवियस ईयर रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर भी एक असाइनमेंट है। आप देखेंगे तो नाम लिखा हुआ है, पिक्चर देख के आपको बताना है कि वो 7 तरह के लोगों में ये किस कैटेगरी में आएगा। इंडिविजुअल लग रहा है, एचयूएफ लग रहा है, कंपनी फर्म लग रहा है, या लोकल अथॉरिटी लग रहा है। क्या लग रहा है, तो लोकल अथॉरिटी हो जाएगा पहले वाले का, क्योंकि वो नगर निगम की फ़ोटो लगी हुई है। दूसरा, बैंक क्या है, कंपनी है, तो कंपनी जो आपका किसके अंदर आएगा, कंपनी के अंदर आ जाएगा। कंपनी खुद एक पर्सन है। फिर
इंडिविजुअल खुद एक कैटेगरी है, मेसी का फ़ोटो है ना, तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। फिर भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। फिर नेक्स्ट फैमिली है, उसमें एक हेड पर्सन है, HUF। फिर यूनिवर्सिटी है तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। नेक्स्ट है दो लोग मिल के काम करें LLP के अंदर, तो LLP पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फिर बहुत सारे लोग मिल के म्यूचुअली वर्क कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि इनकम कितनी तरह की होती है। पर्सन पहचान गए कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो फिर इनकम कितनी तरह की होती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ कि इनकम 5 तरह की होती है। पांच फिंगर की तरह से। जैसे पहली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी किसको बोलते हैं? सैलरी बोलने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला पीरियोडिक पेमेंट और दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशन। एज पर एम्प्लॉयमेंट एक्ट, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लीगल फॉर्म में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तब जाके आपके राइट्स होंगे। तो सैलरी जो है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो या प्राइवेट सेक्टर में काम करो, अगर आपको इनकम होती है तो वो सैलरी के अंदर चली जाएगी। चाहे आप 2 जगह जॉब करो या 1 जगह करो या 3 जगह करो, वो सब सैलरी के अंदर जाएगी। तो एक हेड हो गया इनकम फ्रॉम, और बहुत बड़ा हिस्सा जितना गवर्नमेंट को लोग टैक्स पे करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इनकम का है वो यहीं से है, इनकम फ्रॉम सैलरी से। लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी भी इनकम के सोर्स हैं, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से मतलब है लेट आउट से, किराए पर उठा हो। तो अगर आपका एक ही मकान है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर मकान किराए पे उठा हुआ है और उस मकान से आपको एक इनकम हो रही है, तो इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा मकान हैं तो टैक्स आपको एक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी को लेट आउट मान लिया जाता है और आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं, उनके मकान भी किराए पर उठे हुए हैं या उन्होंने बनाया हुआ है किराए पर लोगों को देने के लिए। ख़ासतौर से इलाहाबाद में अगर आप देखें तो ये तो बहुत रिच कल्चर हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इलाहाबाद की इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। सैलरी से भी लोगों का काम चल रहा है और रेंट से भी लोगों का काम चल रहा है, वो बहुत बड़ी तादाद में। और तीसरा है प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
बिजनेस क्या है? जिसके लिए किसी स्किल, क्वालिफिकेशन, एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब कोई भी पर्सन पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकता है। बट प्रोफेशन के केस में कुछ क्राइटेरिया है। डॉक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया है, इंजीनियर के लिए अलग है, सीए के लिए अलग है, लॉयर्स के लिए अलग है। अगर ये डिग्री भी नहीं है तो टेक्नीशियन बनने के लिए ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आप देखें तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो टेक्निकल नॉलेज, स्किल और क्वालिफिकेशन से पैसे कमाते हैं, तो उनको प्रोफेशनल कहा जाता है, उनको डॉक्टर को प्रोफेशनल कहा जाता है। लेकिन अगर आप कोई व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको बिजनेसमैन कहा जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर अपना स्किल से पैसे अर्न नहीं कर रहे। देखिए, स्किल तो हर जगह यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर को बेचना भी एक स्किल ही है, बट वो आपका मेन जो है प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कन्विंसिंग पावर है। लेकिन डॉक्टर का मरीज़ को देखना टोटल जो है स्किल है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, तो उसका जो भी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर आपको दवाएं देता है। तो चाहे आपके पास बिजनेस से पैसे आते हों, चाहे आपके पास प्रोफेशनल स्किल से, नॉलेज से पैसे आते हों, दोनों के लिए एक ही हेड है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PGBP, प्रॉफिट आर गेन, बिजनेस आर प्रोफेशन। और सबसे ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास, टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट की आय का सबसे बड़ा सोर्स यही है, तीसरा हेड है। हम आप या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सैलरीड पर्सन, उनका गवर्नमेंट को टैक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, 2%, 3%, ऐसे 90% से ज़्यादा टैक्स पेमेंट यहीं से होता है। हम सभी टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग का सैलरीड पर्सन का जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम टैक्स में बहुत कम वैल्यू है। तो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू गवर्नमेंट को यहीं से जनरेट होता है। तो या तो आपके पास बिजनेस होगा, या तो आपका मकान भी होगा, या आप नौकरी भी करते होंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए। हो सकते हैं ये तीनों आपके पास हों, हो सकता है कोई एक हो सकता है इनमें से कोई 2 हो, ये ऐसा होता है। और चौथा जो सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास वो है कैपिटल गेन। ये किसे बोलते हैं? जब हम कोई अपनी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, सेल करते हैं। मतलब हमारे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर एक टाइम पीरियड के बाद मार्केट से अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आपने उसे सेल कर दिया, तो आपको गेन हो रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट में तो ऑपरेशनल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है, और ये नॉन ऑपरेटिंग है। एक बार आपने इन्वेस्ट किया, रेट हाई हुआ तो सेल कर दिया, तो ये गेन कहलाता है। लेकिन अगर बिजनेस करते ज़मीन खरीदने बेचने का, तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाद में रेट अच्छा हुआ तो बेच दिया, तो वो गेन होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, ज़मीन खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, मशीन है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, बुलियन है, ज्वेलरी है, एंटिक्स है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, बहुत स्कल्पचर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। बहुत रेयर होती है ना, रेयर चीज़ की वैल्यू आप जानते ही हैं। जैसे कोई सामान है
जैसे अशोक के टाइम का एक कॉइन है तो उस पर 1 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है वो 1 लाख में भी बिक सकता है अगर वो ओरिजिनल है तो ऐसी चीज़ें एंटिक होती हैं और उनका कोई रेट नहीं होता है, जो भी रेट हो जाए। इस वजह से ऐसी चीज़ों को खरीदने बेचने से भी बहुत प्रॉफिट होता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और पांचवी और आखिरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपके पास आय के स्रोत ये 4 तो हैं, 5वां भी हो सकता है, और 5वां इतना बड़ा सोर्स है कि जो कुछ भी छूट गया आपका वो सब इसी में आता है। जैसे कमीशन कहीं से आ रहा है, ब्रोकरेज आ रहा है, इंटरेस्ट है, होता है ना, बहुत सारा इनकम ऐसा होता है, सबलेटिंग है, लॉटरी है, गैम्बलिंग एक्टिविटी से जो इनकम होती है। मतलब ऐसे समझ लो कि जो इनकम ऊपर 4 में नहीं आती वो इसमें आती है। तो एक व्यक्ति के पास या एक असेसी के पास मैक्सिमम कितनी इनकम हो सकती है? 5 से ज़्यादा तो नहीं होगी ना। जितनी इनकम हो सकती है उनको कैटेगरी में कर दिया गया है और उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते। एक आदमी के पास मैक्सिमम इनकम यही 5 होगी इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से। अब ये अलग बात है कि किसी के पास एक ही सोर्स है तो इनकम टैक्स में वो एक ही इनकम का डिटेल्स देता है। किसी के पास 2 सोर्स से इनकम है तो वो दोनों की डिटेल देता है, अलग अलग ITR हैं उसके लिए बने हुए। किसी के पास 3 तरह की इनकम तो उसके लिए ITR चेंज हो जाता है। तो अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न बने हैं यही सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से। अब उसके बाद आप देखेंगे तो हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझाया गया है। तो हेड ऑफ इनकम कितने हुए? 5, लेकिन सोर्स बहुत हो सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स जॉब करते हैं तो वो 2 बार करते हैं, एक इवनिंग के टाइम करते हैं जॉब, पहले तो मॉर्निंग में कर लें, मॉर्निंग में करेंगे फिर इवनिंग में करेंगे। यहाँ से भी उन्हें सैलरी मिलती है और यहाँ से भी, तो दोनों का हेड तो एक हो गया इनकम फ्रॉम, लेकिन सोर्स 2 हो गए। अब जैसे आप देखें रिलायंस कंपनी को तो है तो एक कंपनी, लेकिन कितने ही रिलायंस के अलग अलग कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनी है। जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, जैसे रिलायंस अभी डिजिटल चल रहा है ना। अभी मैंने देखा रिलायंस ई स्मार्ट कुछ बना है, क्या स्मार्ट आया, बिग बाज़ार वाले में उन्होंने चेंज किया है, रिलायंस स्मार्ट, सारे अच्छे नाम इन्होंने ले लिए हैं। फिर एक है इनका रिलायंस जियो, जियो भी इन्हीं का है। फिर रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम, पता नहीं कितने बिजनेस हैं। ये सब क्या हैं? सोर्स, और सब मिला के एक हेड है और उसका क्या नाम है? प्रॉफिट और गेन ऑफ, क्योंकि बिजनेस के अंदर आते हैं। तो हेड तो 5 ही रहेंगे बट सोर्स 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो नेक्स्ट असाइनमेंट आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि रेंट रिसीव फ्रॉम रेंटिंग सेकंड फ्लोर, तो अब दूसरी मंजिल को किराए पे उठा दिया तो ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। किराया जो है मकान से मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? सैलरी रिसीव हुआ है, एकदम क्लियर कट है। सैलरी तो
सैलरी में ही जाएगी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। जी, तीसरा क्या है? हाँ, डिविडेंड। मैंने इसका जिक्र नहीं किया था किस में जाएगा, तो एक ऑप्शन तो बताया ही था, जो कहीं नहीं जाएगा वो वहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। फिर क्या सेल कर रहे हैं? बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो फिर असेट्स बेच रहे हैं, ये तो कैपिटल गेन में चला जाएगा। फिर हस्बैंड। देखिए, अगर जो रिटायर्ड हुआ है, अगर वो लाइव है, मतलब वो जीवित हैं, तब तो पेंशन कहलाती है और वो पेंशन सैलरी के अंदर आती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो रिटायर हुए हैं उनकी डेथ हो जाए, तो उनके परिवार को वो पेंशन मिलने लगती है, तो फिर वो सैलरी से नहीं आती, सैलरी से हट जाती है, अदर सोर्स में आ जाती है, तो ये अदर सोर्स में आ जाएगी। फिर कॉन्फेक्शनरी बिजनेस, मिठाई का बिजनेस है, तो ये तो क्लियर ही कट है, बिजनेस है ये, तो ये पीजी बीपी के अंदर आ जाएगा। फिर ये हो गए। अगर आपके पास सैलरी से ही सिर्फ इनकम हो रही है, तो इसी को आप बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन अगर आपके पास सैलरी से भी इनकम हो 1,00,000 रुपए, और हाउस प्रॉपर्टी मकान किराए पे उठाया उससे भी इनकम हो, दोनों जोड़ देंगे तो अब हो जाएगी, अब इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। यानी ऐसा हम कितना जोड़ सकते हैं? 5 ही हेड होते हैं, तो पांचों की इनकम अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। और अगर आपके पास 2 ही इनकम है तो वो भी क्या कहलाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और आपके पास सिर्फ एक ही है तो वही कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम जब आपको पता चल जाएगी, तो इनकम टैक्स में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। प्रोविज़न का मतलब प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? उसमें क्राइटेरिया बनाई गई है जो कि कंडीशन पर बेस्ड है। अगर ये कंडीशन और क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और इसमें करना क्या है? 2 काम करने हैं, एक एक्सपेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। यानी खर्चा और निवेश दोनों अपनी मर्जी से नहीं होने चाहिए, दोनों ही इस नियम के अनुसार जो क्राइटेरिया बनाई गई है, उसके अंदर जो कंडीशन रखी गई हैं, उनको ध्यान में रख के अगर कोई एक्सपेंस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। और जब ग्रॉस टोटल इनकम से ये डिडक्शन माइनस हो जाता है, लाइक आपके पास 1,50,000 है और 50,000 का डिडक्शन मिल गया, तो 1,00,000 बचा। तो इस 1,00,000 को क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम। और ये वही इनकम है जिस पर इनकम टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स ग्रॉस टोटल पे लगता है
कि नेट टोटल पे लगता है। इनकम टैक्स ग्रास टोटल इनकम पे लगेगा या टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। टैक्सेबल इनकम मतलब नेट इनकम भी होता है, तो डिडक्शन टैक्सेबल इनकम से मिलेगा या ग्रास टोटल इनकम से मिलेगा। ग्रॉस से ही मिलेगा। और ग्रॉस पता कैसे चलेगा? हेड ऑफ इनकम से। डिडक्शन का मतलब होता है कि जो इनकम है वो कम हो गई, और एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है? वो इनकम टोटल इनकम में जोड़ ही नहीं जाती। मतलब जो इनकम हमारी टोटल इनकम का पार्ट ना हो उसे एग्जेम्पशन बोलते हैं। मतलब जो हमारी टोटल इनकम में इनकम जुड़ ही नहीं रही है उसे बोलते हैं एग्जेम्पशन। और डिडक्शन उसको बोलते हैं कि आपकी इनकम में जोड़ दी गई है और क्राइटेरिया के बेसिस पर फिर घटा सकते हैं, उसको डिडक्शन बोलते हैं। जैसे HRA आपको मिला, सपोज 50,000 रुपये का आपको HRA मिला, तो आप 50,000 रुपये HRA माइनस कर देंगे। मान लीजिए 70 मिला था एक्चुअल में, और कैलकुलेशन से 50,000 क्या हो गए? एग्जेम्प्ट। तो 70 में से 50,000 आप क्या करेंगे? माइनस 20,000 रुपये ही सिर्फ सैलरी में ऐड हो गए। इसका मतलब वो पैसा आपका ऐड ही नहीं हुआ, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी इनकम में जोड़ी ही नहीं जाती। लेकिन डिडक्शन वाला जो केस है वो अलग है। जो इनकम जोड़ी जा चुकी हैं उसमें से भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, अगर आपने एज पर प्रोविज़न या क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट किया या एक्सपेंस किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब डिडक्शन मिलने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, और इस पर आपको टैक्स देना होता है। तो आज का टॉपिक ये हो गया। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे स्लैब रेट, कि कैसे टैक्स इंडिविजुअल पे करता है, कैसे कंपनी टैक्स कैलकुलेट करती है, ये चीज़ें।